बात करते हैं ब्रागे लॉ के बारे में। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो सिंपल, ब्रागे लॉ आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और किसी भी आटम का रेडियस निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो कोई भी दो आटम है वो किसी बॉन्ड से बाउंडेड है, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आपको रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, डी/2 कर दोगे तो आपको किसी एक आटम का रेडियस मिल जाएगा। तो जो आपका ब्रागे लॉ होता है वो जनरली इन्हीं दो चीज को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो सपोज करो कोई हमारे पास ये क्रिस्टल का सैंपल है। तो क्रिस्टल क्या होता है, छोटे छोटे लैटिस पॉइंट से मिलके बनता है। ठीक है, तो सपोज कर लो पहले लेयर में ये लैटिस पॉइंट, और इस पहले लेयर के अंदर भी तो लैटिस पॉइंट, सॉरी पहले लेयर के अंदर भी तो लेयर होगा। सपोज कर लो ये पहला लेयर है, तो इसके नीचे भी तो लेयर होगा, उसके नीचे भी तो लेयर होगा। तुम्हारा कोई एक क्यूब है ना, सपोज कर लो कोई लेटिस स्ट्रक्चर है, तो ये इसका ऊपर का लेयर हो गया, इसके नीचे भी तो लेयर होगा, इसके नीचे भी लेयर होगा ना, वही बात चल रही है। तो सपोज करो उसके अंदर भी क्या है, लेयर्स है, जिसमें क्या है हमारे पास कोई लैटिस पॉइंट प्रेजेंट, कोई नहीं बहुत सारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप क्या करो इसके ऊपर एक नॉर्मल लाइट इंसिडेंट कराओ, तो नॉर्मल लाइट क्या होगा, इसके सरफेस पे टकराएगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या करो, नॉर्मल लाइट एक एक्सरे लाओ, ठीक है, एक्सरे वाला लाइट लाओ और इसके ऊपर स्ट्राइक करो। तो देखो जो आपका एक्सरे आएगा तो वो यहाँ से भी स्ट्राइक कर सकता है, और अगर इसका एनर्जी ज्यादा हुआ, एक्सरे का एनर्जी नॉर्मल लाइट से ज्यादा हुआ, तो वो अंदर तक आके तब रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो देखो यही हमको पढ़नी है बात। तो यही हमको पढ़नी है बात। वो कुछ डूबा डूबा वाला हो गया ना, वो लोग ऐसे ही बोलते थे ना। चलो तो देखो जो हम लैटिस पॉइंट डिनोट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्या होते हैं, जनरली आटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, किसी भी सपोज कर लो लैटिस पॉइंट को हमने आटम नाम दे दिया। ठीक है, तो वो उसको उस आटम का मैक्सिमम मास कहाँ होगा, उस आटम का मैक्सिमम मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो नॉर्मली जो ये हम लैटिस पॉइंट डिनोट करते हैं वो क्या डिनोट करता है, न्यूक्लियस डिनोट करता है, किसी एक आटम का न्यूक्लियस। सपोज कर लो ये कोई आटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये कोई दूसरे आटम का न्यूक्लियस है, ये तीसरे आटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना हुआ, स्मॉल डी, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने नॉर्मल लाइट मारा था तो वो पहले लेयर से रिफ्लेक्ट हो गया, एक्सरे मारा तो वो सेकेंड लेयर मतलब पहले के बाद दूसरे लेयर पे आया तब रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वो हम कैसे निकालेंगे, इस जो एक्सरे हमने यहाँ पे स्ट्राइक कराया है वो अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सुन लो पहले, कि अगर किसी नॉर्मल लाइट को किसी क्रिस्टल के ऊपर गिराना है तो उस केस में जो थीटा होता है वो जरूरी नहीं होता है, आप कोई भी थीटा से उसके ऊपर स्ट्राइक करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी अगर एक्सरे को किसी क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कराना है तो जो आपका थीटा होता है वो एक्सरे के वेवलेंथ और ये इंटर न्यूक्लियर जो दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लो, इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, सपोज करो तुम्हारा ये कोई क्रिस्टल है जिसका ये ऊपर का लेयर है, ये उसके अंदर का लेयर है। ऐसे ही इसके अंदर और बहुत सारे लेयर होंगे, लेकिन हमको सिर्फ दो लेयर से ही काम करना है। ठीक है, और जो इन दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, इनके ऊपर एक्स-रे इंसिडेंट करवाओ। ब्रागे लॉ में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जनरली एक्स-रे को ही यूज किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये बोला कि अगर यहाँ पे आप एक स्क्रीन लगा दो। क्यों स्क्रीन लगाया, क्योंकि क्या करेगा, एक्स-रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके पहुंचा कहाँ इसको पता करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया। ये स्क्रीन आपका फ्लोरोसेंस मटेरियल का था, ये वो मटेरियल होते हैं जो हल्के से हल्के सेंस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा ये जो सब रेज होते हैं ये नॉर्मल आंख से तो नहीं दिखेंगे, ये सभी विजिबल होते, अनविजिबल होते हैं। तो अगर वो इस यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा डॉट बन जाता है, ब्राइट स्पॉट बन जाता है, जिससे इनके होने का क्या मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने कोई यहाँ पे एक सैंपल रखा हुआ है जो कंटिन्यू क्या कर रहा है,
एक्स रे निकाल रहा है। तो ठीक है, सपोज कर लो उसने ये एक एक्स रे स्ट्राइक भेजा, वो इस मटेरियल के पहले लेयर पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया और हल्का सा डॉट बनाया। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने इसको थीटा एंगल से इंसिडेंट कराया था, तो ये थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट भी होके वहां पे पहुंचा। फिर क्या करो, इसी मटेरियल से एक और एक्सरे निकलवाओ। देखो यार, ये एक सैंपल है, बारी बारी तो एक्सरे नहीं छोड़ेगा, कंटिन्यू छोड़ता रहेगा। तो हम क्या किया, पहले एक का स्टडी किया, अब जो दूसरा निकला होगा उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा एक्सरे निकला वो वो सपोज करो तुम्हारा ऐसे आया और सेकेंड लेयर तक आया, फिर उसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट होके वापस गया। ठीक है, सपोज कर लो सेकेंड लेयर तक आया, फिर यहाँ पे जाके डॉट बनाया। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इस पहले लेयर और सेकेंड लेयर के बारे में, और सेकेंड लेयर के बारे में भी वही रहेगा कि अगर थीटा एंगल से ये आया तो थीटा एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी के बराबर है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ये दोनों कहाँ तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए और किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके बारे में, तो इसको कोई रे वन बोल दो, इसको रे टू बोल दो। तो देखो रे वन और रे टू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट तक सेम डिस्टेंस तक आए। उसके बाद क्या हुआ, आपका पहला रे तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा रे और आगे तक आया। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जब रे टू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो वो उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां से क्या आपका रे वन भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो देखो यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस तक गए, मतलब ये डिस्टेंस इसने क्या किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो अगर ये एक्सरे कंस्ट्रक्टिव नेचर के हैं तो ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया दूसरे रे ने, वो इन रे के वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, सपोज कर लो इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो, ए बी सी, और इसको कोई डी नाम दे दो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी है। ये क्या किया, रे टू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये भी मान लो कि इन रेस का जो वेवलेंथ है लेमडा के बराबर है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके बराबर होगा, इनके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैसे पता चला कि ये रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डॉट बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का पहचान यही होता है कि वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद जाके कहीं डॉट बनाते हैं, अपने रिफ्लेक्शन का प्रमाण देते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते वो क्या करते, बीच में एक दूसरे को कैंसिल कर देते, यहाँ पे स्पॉट नहीं बनता, जो ये दिखाता कि ये कैसे है, डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब रास्ते में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देना, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब आगे जाके कहीं पे मिल जाना। ठीक है, मिल जाके आगे क्या करेंगे, एक स्पॉट बनाएंगे जिससे इसके होने का प्रमाण मिलेगा। तो ये अगर कंस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट बना रहे हैं, तो इनका जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस रे टू ने ट्रेवल किया वो किसके बराबर होगा, इनके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ये क्या होता है, नॉर्मली एक इंटीजर होता है। ठीक है, आप होल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हमको ए बी और बी सी डिस्टेंस मिल जाए तो हमको रिलेशन मिल जाएगा कि किसके बारे में, एन लेमडा और एक्स्ट्रा डिस्टेंस के रिलेशन के बीच में। ठीक है, तो क्या करो, इस पॉइंट से पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर गिराओ, और इस पॉइंट से पॉइंट सी पे भी एक परपेंडिकुलर गिराओ। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इस थीटा के बारे में, अगर हमको ये एंगल मिल जाए, ये एंगल क्या होगा अभी हमको नहीं मालूम, अगर हमको ये एंगल मिल जाए तो इसका हम साइन थीटा ले लेंगे तो हमको ए भी मिल जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे कैसे लेंगे, पहले एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, ये एक पैरेलल लाइन था, ये भी एक पैरेलल लाइन था। हमने क्या किया, पहले लाइन से दूसरे पे परपेंडिकुलर गिराया, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जो इन दोनों के बीच में एंगल नहीं, ये जो परपेंडिकुलर गिराया और पहले के बीच, सॉरी, परपेंडिकुलर और दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ये बात। ठीक है, और पहले रे के बीच में और इस परपेंडिकुलर के बीच में भी 90 डिग्री होगा। मतलब अगर हम बात करें
इसके बारे में, ठीक है। ये जो पहला रे आ रहा है और ये जो हमने परपेंडिकुलर गिराया इसके बारे में कितना है, ये 90 डिग्री, ठीक है। और बीच में ऐसा ये सरफेस वाला है, ठीक है। और ऊपर का कितना है, थीटा है, हमने मान के रखा है कि वो थीटा से इंसिडेंट हुआ। तो देखो अगर हम बात करें ये थीटा से इंसिडेंट हुआ है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ऊपर का थीटा पूरा 90 था, तो कितना हो गया, बचा कितना, ये 90 माइनस थीटा के बराबर। और देखो अब इसको देखो, ये सरफेस को देखना और जो हमने ये स्मॉल डी वाला खींचा है इसको देखना, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। और वहां से ये जो हमने परपेंडिकुलर गिराया ये वाला हमने क्या कितना निकाला था, 90 माइनस थीटा के बराबर निकाला था। तो ये 90 माइनस थीटा और पूरा किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो ये कितना बचा, थीटा के बराबर बचा। तो यही हमको थीटा फाइंड करना था, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल डी ए बी के बारे में। वैसे ही अगर आप क्या करोगे, ट्रायंगल डी सी बी के बारे में बात करोगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही लगेगा, उसमें भी यहाँ का थीटा उसमें में भी यहाँ का एंगल थीटा के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो यार ये जो आपके ये और ये दोनों ट्रायंगल है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, ए बी डिस्टेंस निकाल ले तो वो किसके बराबर होगा, बीसी डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो ए बी और बीसी क्या है, इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है, हम ए बी प्लस बीसी को 2ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी ए बी के डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो बना देते हैं एक यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे बना दो थीटा, जहाँ पे जेड बैठा है, यहाँ पे तुम्हारा ए है, यहाँ पे सॉरी जेड नहीं, यहाँ पे डी है, ए और यहाँ पे बी, यही दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास होगा क्या, देखो इसको पलटो ऐसे बैठा दो, तो डी तुम्हारा यहाँ पे आएगा, पलटोगे तो ए तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा और बी तुम्हारा कहाँ जाएगा, बी तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, सही है ना। इसी को उठाया और ऐसे रख दिया। तो देखो अगर आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है, डी से बी तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी के बराबर है, स्मॉल डी के बराबर है। तो अगर आप क्या करोगे, इसका डी का कॉस थीटा लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए डी डिस्टेंस मिलेगा। डी का कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए डी डिस्टेंस के बराबर। अगर आप क्या करोगे, डी का साइन थीटा लोगे, डी का साइन थीटा किसके बराबर होगा, डी का साइन थीटा कुछ ऐसा बनेगा, वो किसके बराबर होगा, ए बी डिस्टेंस के बराबर होगा। पैरेलल है ना तो शिफ्ट तो कर सकते हो ना, ट्रायंगल की बात चल रही है तो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो डी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ए बी डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी की जगह डायरेक्टली पुट कर दो डी साइन थीटा। तो देखो ये जो हमारा लेमडा, लेमडा क्या है, ये एक्सरे का वेवलेंथ, डी क्या है, किसी भी दो प्लेन के बीच में का, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी बोलना है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो देखो ये जो आपका लैम्डा डी और थीटा के बीच में रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को बोलते हैं ब्रागे इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यही तुम्हारा होता है ब्रागे इक्वेशन, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे यन क्या होता है, यन एक इंटीजर होता है, इसको एक और नाम से भी देखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड देखें। देखो जो आपका यन होता है, यन को ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है और सेम भी हो सकता है, अगर वैल्यू सेम हो तो, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो देखो अगर आपका रे पहले लेयर से स्ट्राइक होकर रिटर्न हो गया तो उस केस में आप क्या बोलोगे, यन का वैल्यू 1, मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर आपका रे दूसरे लेयर पे लड़ने के बाद स्ट्राइक हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बोलोगे, ठीक है। इसको नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल वुड द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन फ्रॉम 111 प्लेन। देखो 111 प्लेन का मतलब कोई एक ऐसा प्लेन जिसका मिलर इंडिसेस 1,1,0 के बराबर है, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ कितना, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ यूनिट सेल इज इतना, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, थीटा निकालना है, तो क्या करते हैं, ब्रागे इक्वेशन का यूज करते हैं। वो क्या होता है, n लैम्डा
इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेक्शन, मतलब n का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। वेवलेंथ कितना दिया है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 2 डी क्या होता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस दिया हुआ है इसलिए हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि देखो इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना हमने पिछले क्लास में देखा था कि किसी भी क्रिस्टल के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो कितना दिया है, 3.15 एंगस्ट्रॉन के बराबर। और क्या, साइन थीटा, मतलब थीटा तो ही हमको निकालना है, इनटू में क्या, साइन थीटा। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल कर दो। अब सिंपली सिर्फ साइन थीटा को लेके चलो तो किसके बराबर होगा, 1 इंटू 1.54 अपान 2 इंटू 3.15। ठीक है, तो इसको काटना पड़ेगा, काटोगे, चलो ये क्या होगा, 0.55। कैलकुलेशन किया है यार, देखो एक बार देखना पड़ेगा कितने से काटा था। ठीक है, तो ये तुम्हारा काट पीट के आएगा नियरली 0.244 के बराबर। ठीक है, तो देखो साइन थीटा हमारा इसके बराबर आया, मतलब थीटा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.244 के बराबर। और साइन इनवर्स ऑफ ये आपका नियरली 14.123 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, देखो यार ये सब कैलकुलेशन है, जो बुक में दिया रहेगा वैल्यू उसी को यूज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको इन सभी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ए सर्टेन सॉलिड क्रिस्टलाइन इन बीसीसी लैटिस इन एन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑर्डर एक्स-रे रिफ्लेक्शन, n का वैल्यू 1 मिला, फर्स्ट ऑर्डर एक्स-रे रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रॉम ए सेट ऑफ 206, मतलब कोई एक प्लेन की बात चल रही है जिसका मिलर इंडिसेस क्या है, 206, मतलब एच के एल, ये सभी क्या है, 206 है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास और क्या दिया है, प्लेन वन ऑब्जर्व्ड एट 16 डिग्री 6 मिनट, थीटा दिया है, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। देखो आपको वेवलेंथ दिया है एक्सरे का, और साइन 16 डिग्री 6 मिनट का वैल्यू दिया है। ठीक है, मतलब आपके पास एज लेंथ दिया नहीं है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसका यूज अब होगा। हमने क्या पढ़ा था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल लैटिस। तो देखो हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी सिंपल क्यूबिक सेल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो उस केस में जो आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता था डी एच के एल, वो किसके बराबर होता था, ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये क्या है, क्योंकि देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्यूबिक सेल, और सिंपल क्यूबिक में आपका एबीसी क्या होते हैं, एज लेंथ, मतलब अगर आपको ए मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, इस यूनिट सेल का एज लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यही ए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा रखते तो उसमें ए कभी आता भी नहीं है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले d निकाल लेते हैं, तो वो कितना होता है, a अपान अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर मतलब 0, और 6 का स्क्वायर मतलब 36, मतलब ये क्या आ गया, a अपान अंडर रूट 40 के बराबर। तो देखो n का वैल्यू 1 है और सभी जो दिया है उसको यूज करते हैं। तो ब्रागे इक्वेशन क्या होता है, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, n लैम्डा अपान 2 sin थीटा से। ठीक है, तो देखो d आपका वैल्यू कितना, d का वैल्यू किसके बराबर आया, a अपान अंडर रूट 40 के बराबर आया। ये किसके बराबर होना चाहिए, n का वैल्यू 1, लैम्डा कितना दिया है, 0.154 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, अपान 2 sin थीटा, तो sin थीटा कितना दिया है, सब मतलब थीटा कितना दिया है, 16 डिग्री 6 मिनट, और sin 16 डिग्री 6 मिनट का वैल्यू कितना होता है, 0.2773। इतना तो है ना यार, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, आप सॉल्व कर दो भाई, इतना तो नहीं कर, इतना तो कर सकते हो ना, कर लेना।